मुझे तो ये भी नहीं पता कि मोदी जी किस स्टेशन पर चाय बेचते थे, उनने आज तक सार्वजनिक नहीं किया। जिस स्कूल में गए वो स्कूल का नहीं पता भैया, जिस कॉलेज में गए उस कॉलेज का नहीं पता, डिग्री भी उनकी कहाँ से आई। तो ये तो झूठे व्यक्ति हैं। चाय वाला कह के पूरे देश को बेच दिया आज। हाँ, और क्या क्या बिकवाओगे देश में। उस 1600 में एक कंपनी आई थी जिसने देश को गुलाम बनाया था, और गुलाम बनाने के बाद इस देश में बंधुआ मजदूर बना दिया था सबको। क्रांतिकारियों ने खून से सींचा था, तब आज़ादी आई थी। आज़ादी के बाद फिर सरकारीकरण हुआ, और आज वही सरकारीकरण को देश के प्रधानमंत्री ने बेच के फिर एक कंपनी बना दी देश के अंदर। तभी ये निकलती है बातें कि खून से लिखा इतिहास स्याही से नहीं मिटने देंगे। अरे बेचे होंगे तूने रेल और जहाज, पर हम खेत नहीं बिकने देंगे, हम खेत नहीं बिकने देंगे। कहाँ बिक रहे पांडे जी खेत, क्यों अफवाह फैला रहे हैं? ये अफवाह नहीं है साहब, यहाँ लोग क्या बेकार में आंदोलन कर रहे हैं बॉर्डरों पे। ये बॉर्डरों पे जो आंदोलन चल रहा है और जो पूरे देश में आंदोलन हो रहा है काले बिल के खिलाफ, ये यूं ही हो रहा है क्या? आग वैसे ही लगी है क्या? कुछ तो होगा। कैसे बिक रहा खेत बताइए ना भाई, बिना बवाल के सवाल खड़ा नहीं होता। ये बवाल इतना बड़ा कुछ है तो इसके पीछे सवाल तो है ना, कि तीनों काले कानून हैं। इन्हें अगर काला कहा गया है तो इनमें काला है ना। सरकार तो कह रही है क्या है काला, बताओ। तो बता तो दिया है कि काला इसमें क्या कहते हैं। पहली बात, जिस तरीके से पारित किया गया ध्वनि मत से, तब माइक ऑफ कर दिए गए, वो दिन काला हो गया। इसके बाद जो राज्य सरकार की ताकत थी जो केंद्र ने ले ली, काला हो गया। इसके बाद कोर्ट जाने का संवैधानिक अधिकार होता था, वो इसमें छीना गया था, ये काला। इसके बाद कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, जो भाई कानून ला क्यों रहे हो? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग तो पहले भी होती थी, आप उस पर चलने दीजिए। जिसको करना है वो करेगा, जिसको नहीं करना है नहीं करेगा, पर कानून बनाने की क्या जरूरत है? तो आपने चाहते समय के साथ बदलाव हो देश में? क्या हो? समय के साथ बदलाव हो, आपने चाहते? मैं भी चाहता हूं समय के साथ बदलाव हो, और अब देश मांग रहा है कि परिवर्तन हो और मोदी जी को गद्दी से उतारा जाए, कोई दूसरा प्रधानमंत्री अब देश को आए बचाने। है ऑप्शन आपके पास, विकल्प है कोई मोदी जी के अलावा? है ना, है ना। हमारे देश के किसान, हमारे संगठन में बैठे संयुक्त किसान मोर्चा में 40 किसान जो तो मना कर दिया कि हम चुनाव तो लड़ने, राजनीति से हमारा कोई मतलब नहीं, वोटों से। भैया राजनीति, एक सेकंड, राजनीति के बिना देश नहीं चलता, और राजनीति तो करनी पड़ेगी। तो ना समझ है क्या किसान? किसान बात नहीं है, ये सलाह है। देखिए, सलाह और बात दोनों में फर्क है। 40 जो अब आप संयुक्त किसान मोर्चा पे मेरी सलाह पहुंचाएंगे तो मैं बताऊंगा कि भाई 40 लोगों में से किसी को निकल कर आना चाहिए और आंदोलन करके राजनीति में अपना स्तंभ स्थापित करना चाहिए, जिससे किसान के हक की आवाज़ संसद से बुलंद होगी, ना कि सड़क से। अब क्योंकि सड़क पर बैठकर तो ये लोग सुन नहीं रहे हैं, और लगातार आप देखते जा रहे होंगे कि भाजपा का कोरोना के साथ कितना जबरदस्त गठबंधन है, कि जहां जहां भाजपा चुनावी रैलियां करती है वहां से कोरोना भाग जाता है, और जैसे ही चुनावी रैलियां खत्म होती है कोरोना आ जाता है। पता नहीं देश में चल के आ रहा है। और इधर कोविड के टीके लगाना शुरू कर दिए, फिर भी कोरोना का डर है। वो दौर हमने देखा था जब पलायन शुरू हुआ था लॉकडाउन में। साहब, लॉकडाउन यूं ही नहीं लगाया जाता, लॉकडाउन के पहले व्यवस्था की जाती है, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री आते हैं, अचानक लॉकडाउन कर देते हैं और एक पलायन शुरू हो जाता है देश में, जहां पर गरीब, मजदूर, हर वर्ग का व्यक्ति खाली हाथ हो जाता है, और जहां माएँ अपने बच्चों को जन्म देने के लिए रोड पर खड़ी हो जाती हैं। इससे बुरा देश में क्या हो सकता है कि जब मोदी जी आते हैं इतनी बड़ी पनौती बन के आते हैं कि अर्थव्यवस्था धड़ाम, दूसरी बार जीएसटी, अर्थव्यवस्था फिर धड़ाम, और आज तो ये है कि हम 136वें पायदान पर पहुंच गए आर्थिक स्थिति में। हमसे आगे तो पाकिस्तान, चीन और नेपाल बैठे हैं। अब बताइए और कितना पीछे जाना है इस देश को सिर्फ धर्म के नाम पे? तो ये गलती मोदी जी की है, आप लोगों की भी? नहीं, ये गलती आरएसएस और बीजेपी दोनों की मिली है। आपकी कोई गलती नहीं। हमारी गलती क्या है भाई इसमें? हमारी गलती ये कि हम मुखर होके बोलते हैं और सरकार के विरोधी हो जाते हैं, यही गलती है बस हमारी। वो तो कह रहे हैं पिछली सरकार में कर्जा है जो अदा कर रहे हैं हम, इसलिए जीडीपी गिर रही है। देखिए, ये सब बहाने वाली बातें हैं कि अभी भी कोरोना काल में 86 अरब रुपए हमारे मोदी जी लेके आए थे, और पीएम केयर फंड के नाम पर अपने अलग से बना के अकाउंट और उसमें पैसा जमा किया था। वो क्यों किया? इसके बाद भी देश के अंदर मौलिक व्यवस्थाएं उनने तैयार की नहीं। मैं बार बार बात करना चाहता हूं, देखिए, देश का विकास तभी होगा जब देश के अंदर शिक्षा होगी, देश के अंदर स्वास्थ्य व्यवस्थाएं होंगी, संरक्षण होगा, रोजगार होंगे, तब देश उन्नत होगा। आर्थिक रूप से हर व्यक्ति अगर लखपति होगा तब देश लखपति होगा। जब आप करोड़पति होंगे तब देश करोड़पति होगा। मात्र 4 लोगों को अरबपति और करोड़पति बना देने से देश करोड़पति नहीं होता।
ये बताना चाहता हूँ, देश कोई भूभाग और नक्शा नहीं है। देश आम लोगों से और हमसे और आपसे मिलकर बना है। जब तक हम और आप अमीर नहीं होंगे, देश अमीर नहीं हो पाएगा। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर कहते हैं कि जो राकेश टिकैत अब यहाँ से निकल जो अलग अलग राज्यों में जा रहे हैं, कह रहे हैं कि कृषि कानून की बातें अब छोड़ करके दुनिया भर का ठेका लेकर बैठ गए हैं। तो नरेंद्र तोमर जी को करना चाहिए ना। हम भी तो चाहते हैं कि सरकार को किसानों के साथ वार्ता कर इस पर जल्दी से हल निकालना चाहिए, पर क्यों नहीं निकल रहा है? क्योंकि सरकार भी कहीं ना कहीं इसको दरकिनार कर रही है और ये देख रही है कि किस तरीके से बस आंदोलन ख़त्म किया जाए, क्योंकि कॉरपोरेट का जितना दबाव है उनके ऊपर कि वो इसको कैसे भी करके बस इस कानून को अप्लाई करना चाहते हैं। आप बताइए ऐसी क्या मंशा है इसमें जो कानून को अप्लाई करवाना है? नहीं, आप कह रहे हैं कि सरकार इसे लंबा खींच रही है, आपको नहीं लग रहा किसान भी लंबा खींच रहे हैं? किसान तो हक की आवाज़ के लिए बैठा है, किसान तो कानून वापसी के लिए बैठा है, और जब तक बैठा है उसने पहले ही कह दिया है कानून वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं। आंदोलन करेगा, आखिरी सांस तक करेगा किसान तो आंदोलन। बताइए भाई, हमने थोड़ी ज़मीन बेच दिया है जो ज़मीन बेच देंगे। लेकिन अगर सरकार पीछे हटने के लिए तैयार है तो किसान क्यों नहीं हटने? मुझे एक बात समझ में नहीं आती, सरकार पीछे हट रही है, सरकार झुक रही है। सरकार है क्या ये सरकार? पहली बात तो ना तो हम प्रधानमंत्री चुनते हैं, ना मुख्यमंत्री चुनते हैं, हम विधायक और सांसद चुनते हैं। और उन विधायक सांसद जब हमारे यहाँ वोट लेने आते हैं तो पैरों में गिरकर वोट मांगते हैं, पैर छू कर वोट मांगते हैं। तब तो ये नहीं कहते कि हम झुक रहे हैं। अब जब सत्ता आ जाती है तो ये कह रहे हैं हम झुक रहे हैं, तो सत्ता मिलते ही क्या ये राजा हो गए हैं? ये तय करें ये राजा हैं या ये सेवक हैं। पहले ये तय करना होगा राजनीति में खुद को, और नहीं तो राजनीति से अच्छी कोई जगह नहीं है। मैं पूरे युवा से आह्वान करता हूँ, पूरे देश से आह्वान करता हूँ कि राजनीति में आइए और राजनीति को समझिए, क्योंकि राजनीति के अंदर पैसा है, ऐशो आराम है, सारी व्यवस्थाएं, हर चीज़ है राजनीति में। आप भी राजनीति में आइए और सत्ता का लोभ लीजिए, आप सत्ता की तरफ रुख मोड़िए, क्योंकि ये राजनीतिक लोग आपको सिर्फ राजनीति गंदी है कर आपको राजनीति में नहीं आने देना चाहते। बाकी ये राजनीति में बने रहकर आपका शोषण ऐसे ही करते रहेंगे, जबकि हर सवाल का इलाज राजनीति है। किसानों को आ जाना चाहिए राजनीति, बिल्कुल आना चाहिए, राजनीति में आना चाहिए, क्योंकि अगर किसान राजनीति में आएगा तभी तो वो किसानों का दर्द समझेगा। बाकी देखिए ना, हर जगह इसीलिए तो होता है। क्यों पार्टियां किसी क्षेत्र से एक विशेष क्षेत्र में जब जाती हैं तो आदिवासी चेहरा देखकर वहां पर किसी आदिवासी को टिकट देती हैं? इसीलिए देती हैं ना कि वो आदिवासी का दर्द समझेगा। एक सवर्ण को टिकट देती हैं, एक SC ST में टिकट देती हैं, इसीलिए देती हैं। कहीं पे महिला सीट आरक्षित करती हैं कि वो महिलाओं का दर्द समझेगी। तो मैं भी ये कहना चाहता हूँ कि किसान का दर्द कौन समझेगा? तो किसानों की पार्टी है, किसानों के नेता भी हैं। कौन है? राष्ट्रीय लोकदल है तो नहीं। तो अभी बात यह है कि अब देखिए, हर आंदोलन एक नए दल को जन्म देता है, चाहे JP आंदोलन हो, चाहे अन्ना आंदोलन हो। तो इस आंदोलन के बाद भी मुझे लगता है कुछ दल हमें ज़रूर देखने मिलेंगे जो राजनीति में अच्छा खासा योगदान देंगे अपना, और होना भी चाहिए। अगर हलवाई की सिर्फ 2 दुकानें हैं तो आपके पास ऑप्शन नहीं है, या तो उससे ले लो या इससे ले लो। अगर 10 दुकान खुल जाएंगी तो कंपटीशन बढ़ जाएगा और क्वालिटी बेटर हो जाएगी। तो राजनीति में अब कंपटीशन की ज़रूरत है, राजनीति में अब क्वालिटी की ज़रूरत है, नहीं तो ये कुछ भी माल आपको देंगे और आपको लेना पड़ेगा। और मेन स्ट्रीम मीडिया इसी तरीके से आपको प्रोजेक्ट करती रहेगी और आपको बेवकूफ़ बनाती रहेगी। अभी देखिए, हाल ही में किसान मुद्दे से हटाकर पूर्व कमिश्नर को उठाकर बैठ गए हैं कि पूर्व कमिश्नर ने गृह मंत्री पर आरोप लगाया। अरे तो ये कौन सी नई बात है? ये कौन सी नई बात है? अगर पुलिस वसूली करती है तो किसी के लिए तो करती होगी, किसी के लिए कम, किसी के लिए ज़्यादा। तो कहीं ना कहीं क्या कहते हैं, ये बात अचानक से जो उठ के आ रही हैं महाराष्ट्र से, क्यों कर दिया है महाराष्ट्र पे? आप जाइए, पूरी मेन स्ट्रीम मीडिया इस समय महाराष्ट्र पे फोकस बनाइए, सिर्फ महाराष्ट्र में सरकार गिराना है। इनका एक ही उद्देश्य है, पूरे 7 सालों में इनने चुनाव खेला है और मार्केटिंग करवाई है। इसके अलावा कोई काम, एक विकास का काम मुझे बता दीजिए अगर हुआ हो तो इस देश में। लेकिन 4 महीने होने वाले इस आंदोलन को, रास्ता अभी तक कोई नहीं। क्या होगा इस आंदोलन का भविष्य, क्या है, क्या नजर आ रहा? देखिए, मेरी नज़र से देखेंगे अगर इस आंदोलन को, तो मैं वापस कह देता हूं कि आंदोलन 2 तरीके से जीता जाता है। मैं बार बार कह चुका हूं, अहिंसा और हिंसा। लेकिन हिंसा से जब जीता जाता है जब उसमें गुरिल्ला वॉर आता है, और अहिंसा से जब जीता जाता है जब इसमें अनशन आ जाता है। 2 तरीके होते हैं। तो अगर ज़रूरत पड़ेगी तो आने वाले दौर में दीपक पांडे अनशन जरूर करेगा इस आंदोलन के, वो भी अनिश्चितकालीन करेगा जब तक सरकार और किसानों के बीच वार्ता नहीं बनती है तब तक। पर दीपक पांडे क्यों करेगा? दीपक पांडे इसलिए करेगा क्योंकि दीपक पांडे के मन में पीड़ा आ रही है अब ज़्यादा,
क्योंकि पिछले मैं इससे पहले भी 12-14 बार अनशन कर चुका हूं और सरकार पर इसका विशेष प्रभाव पड़ता है अनशनों का। दीपक पांडे है कौन? सरकार क्या मानेगी आपको? आपको ना किसी संगठन में है ना आपका कोई संगठन है। मेरा है साहब, सत्याग्रह संघ है और क्या कहते हैं ये संगठन 3 प्रदेशों में, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश। नहीं, किसानों का संगठन नहीं है, पर सामाजिक संगठन तो है ना। समाज की आवाज़, समाज में क्या किसान नहीं आता क्या? तो हम किसानों की आवाज़ बुलंद नहीं कर सकते क्या? 40 नेता, उनको क्यों नहीं बैठना चाहिए, आप क्यों बैठ रहे हो? नहीं, तो ये सवाल अगर आप ये सलाह उन तक पहुंचाएंगे तो मुझे लगता है कि 40 किसान नेताओं में से जो भी प्रभावी नेता है वो ये निर्णय पर आएंगे। तो आपने इसके लिए किसान नेताओं से बात नहीं की? भैया, मेरी कोई कमेटी में पहुंच थोड़ी है, मैं कमेटी का मेंबर थोड़ी हूँ जो वहाँ पर बात रखूँगा। और मैं जहाँ बात रख सकता हूँ वहाँ आप लोगों के माध्यम से रख सकता हूँ, क्योंकि एक आम नागरिक का क्या वर्चस्व है वो आप देख सकते हैं। आम नागरिक की, अरे भाई मैं जंतर मंतर पे गया था, मैं तो वहाँ की भी इतिहास बता दूँ आपको। जंतर मंतर पे होके आया था तो वहाँ पर कांग्रेस का धरना चल रहा था, आम आदमी पार्टी का धरना चल रहा था, लेकिन मजे की बात देखिए आप कि किसान को जंतर मंतर की परमिशन नहीं है, किसान को रामलीला मैदान की परमिशन नहीं है। मतलब राजनीतिक पार्टियों को सारी परमिशन है। और अभी भी कोरोना में जो मध्य प्रदेश में 144 लगी है वहां पर राजनीतिक पार्टियां रैलियां कर रही हैं, लेकिन आम व्यक्ति अगर रैली के लिए परमिशन मांग रहा है तो उसको रैली के लिए परमिशन नहीं मिल रही है। तो राजनीतिक होल्ड इस देश में बड़ा है। अगर देश में अपने आप को बचाना है और लोकतंत्र को बचाना है, अपनी आवाज को बुलंद करना है, तो राजनीति में सबको आना पड़ेगा।